नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि त्रिपाठी। इस समय मैं मौजूद हूँ अयोध्या में और जैसा आपको पता है मिल्कीपुर का उपचुनाव बहुत गर्म है और इधर बराबर की टक्कर हमें दिख रही है। हमारे साथ मौजूद है सपा के मंत्री। पहले तो हम उनसे इनका परिचय जानेंगे और इसके बाद हम आगे की बातें स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम पवन पांडे है, मैं अयोध्या से पूर्व विधायक हूँ। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि ये अयोध्या के पूर्व विधायक हैं। 2012 में इन्होंने कांटे की टक्कर दी थी और उस समय के वो विधायक बने। मैं आपको बता दूं कि सपा की तरफ से इनको पूरी तरह से छूट दी गई है और इन्हीं के ऊपर पूरा चुनाव डिपेंड है। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ बता दिया है कि यही करता धरता है। हम इनसे बात करेंगे उपचुनाव की। सर, उपचुनाव का माहौल आपको कैसा लग रहा है? नहीं, पहले जो भी आपने बोला उसमें हम थोड़ा संशोधन करेंगे। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। माननीय सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और इस चुनाव में जो मिल्कीपुर के पूर्व विधायक रहे हैं दो बार, श्री आनंद सेन यादव जी, उनके बेटे जो ब्लॉक प्रमुख हैं अंकुर सेन यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी, उसमें मैं भी आता हूं, अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ जी हैं, बीकापुर से चुनाव लड़े हाजी फिरोज खान गब्बर हैं, भाई अनूप सिंह जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, सबके सहयोग से। और सबसे बड़ी बात है कि मिल्कीपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी की लूट है, भारतीय जनता पार्टी का झूठ है और भारतीय जनता पार्टी का जो बुलडोजर है, उसके खिलाफ हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे और मिल्कीपुर की जनता का, देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिलेगा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री अजीत प्रसाद जी भारी वोटों से जीतेंगे। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसा अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक युवा नेता उतारा गया है फील्ड में, क्या लगता है कि उधर भाजपा के 16 मंत्री और नेता खड़े हुए हैं और इधर एक युवा नेता को उतारकर सपा ने कितनी समझदारी की काम की है? 16 मंत्रियों के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नाम लेना चाहिए था। हमें लगता है आधा दर्जन बार तो आ ही चुके होंगे वो। अब इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जनता को इन्होंने इतना ठगा है, छला है और लूटा है। अयोध्या की जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया है कि डरे और सहमे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, तभी तो 16 मंत्री टहल रहे हैं। मुख्यमंत्री बार बार आ रहे हैं, हर 7वें दिन पे 8वें दिन पे आ रहे हैं। ये डरे और सहमे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जनता इनको नकार दे। क्योंकि क्वेश्चन किया तो पूरी बात तो सुन लो। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो बार बार आते हैं। जब आदमी डरा होता है, सहमा होता है तो बार बार दौड़ता रहता है। क्योंकि इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कहां कम हुई। इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे, कहां सस्ता हुआ। इन्होंने वादा किया था कि हम गैस सस्ता कर देंगे, गैस कहां सस्ती हुई। इन्होंने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, किसको सरकारी नौकरी मिल गई। किसान का खेत साढ़ चढ़ जा रहे हैं। गाय की खाद की बोरिया पहले 50 किलो की थी, भाजपा के दोनों शासनकाल में पहले 45 किलो की, 40 किलो की हो गई। तो किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, बहन बेटियों की क्या स्थिति है वो पूरा प्रदेश जानता है। कानून व्यवस्था के नाम पर सब फेल है। तो इस तरह से जब उत्तर प्रदेश, अयोध्या और मिल्कीपुर ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बेचैन होना जायज है। इसीलिए बार बार दौड़ के आ रहा है। लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने इनको नकारने का पूरा मन बना लिया है। क्या आपको नहीं लगता है कि मिल्कीपुर की जनता यहाँ पे सह भी दे सकती है? क्योंकि मिल्कीपुर की जनता पूर्णतः शांत है और दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ या कोई भी आपके विपक्ष का आ रहा है तो वो लगातार एक प्रेशर बना रहा है आपके ऊपर। और दूसरी चीज, जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका भी पूरा मिल्कीपुर के चुनाव के ऊपर अपना वेज है और पूरी आंखों मतलब एकदम से छाए हुए हैं मिल्कीपुर में। जैसा आपने कहा कि वो लगातार आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है कि जनता अपना दांव पलट दे फिर? मिल्कीपुर की जो धरती है बहुत क्रांतिकारी धरती है। स्वर्गीय मिस्सेन यादव जी वहां 5 बार विधायक रहे हैं, 3 बार यहां से वो सांसद रहे हैं। मिल्कीपुर की जो जनता है वो बहुत क्रांतिकारी है। मिल्कीपुर की जनता ने कभी सत्ता को जो है सेठा नहीं है कि सत्ता के दबाव में या सत्ता से झुक करके या सत्ता नाजायज तरीके से वोट ले ले। मिल्कीपुर की जनता पढ़ी लिखी भी है और पढ़े लिखे होने के साथ कड़ी बहुत है। वो जिंदगी में कड़ी हुई है और क्रांतिकारी लोग हैं वहां पर। मिल्कीपुर की जनता ने हमेशा क्रांति का बिगुल फूंका है, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ।
और सत्ता में बैठे हुए नेताओं के खिलाफ भी अगर वो गलत तरीके से जनता को ठगना चाहेंगे, लूटना चाहेंगे या दबाना चाहेंगे, तो मिल्कीपुर की जनता ने हमेशा आवाज बुलंद की है। तो मिल्कीपुर की जनता इस बार भी आवाज बुलंद करेगी और उसका परिणाम आपको जो है 8 फरवरी को दिखाई पड़ेगा। कि जो अभी पीछे चुनाव हुआ संसदीय का, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बीजेपी की हार का ये बदला मिल्कीपुर में बीजेपी नहीं लेगी आपसे? अच्छा, जब लोकसभा का चुनाव था जी, तब यहाँ के सांसद जी संविधान बदल रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जनता ने उनको बदल दिया। अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब का अपमान देश की संसद में किया, जिस तरह से बाबा साहब के नाम को लेकर मजाक उड़ाया है, तो क्या मिल्कीपुर की जनता इसको भूल जाएगी? क्या मिल्कीपुर के दलित पिछड़े समाज के लोग भूल जाएंगे? या जो फॉरवर्ड समाज के लोग भी बाबा साहब और संविधान को मानते हैं, क्या इसको भूल जाएंगे? वो नहीं भूलेंगे। उसका बदला वो मशीन ईवीएम में जो है साइकिल का बटन दबा कर लेंगे। अब लड़ाई कहीं तोप तलवार से नहीं होती, अब लड़ाई AK-47 और बम से नहीं होती है। अब जनता को अपना अधिकार, अपना हक, अपना हकूक ईवीएम की मशीन पर मिलता है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान करती है, पिछड़ों का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है, तो निश्चित रूप से जो भी लोग संविधान के मानने वाले हैं, अपने और हक और अधिकार के लिए लड़ने और बोलने वाले लोग हैं, तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, साइकिल का बटन दबाएंगे। जैसा कि सर ने कहा कि पिछड़े जाति और जो भी विवादित चीजें हैं उनके ऊपर सर ने टिप्पणियां की, लेकिन सर मेरा एक सवाल और है कि अभी आप जल्द ही देखिए जो अयोध्या में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं लगातार, और यहाँ पे एक रामायण विश्वविद्यालय भी बनकर तैयार है जो यूथ के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव डाल रहा है। युवा काफी खुश हैं उससे, लगातार युवा मिल्कीपुर के कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है उसके नाम पे हम वोट देंगे। उनके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? रामायण विश्वविद्यालय कौन बना रहा है? रामायण विश्वविद्यालय पे योगी आदित्यनाथ का फंडिंग है सर, और उन्होंने ही बराबर से। कहाँ बना है? कहाँ बना है? हाँ बताइए, कहाँ बना? पूछ रहा हूं। रामायण विश्वविद्यालय पूरा बन के तैयार है सर अयोध्या में। योगी, महर्षि योगी। हाँ ऐसे बोले ना, अभी आपने कहा योगी का है, तो इस समय तो योगी माने योगी आदित्यनाथ माने जानता है। नहीं सर, ऐसे बताइए महर्षि योगी का है जी। महर्षि योगी की जो संस्था है प्रॉपर्टी डीलिंग करती है जी, ये जमीन का कारोबार करते हैं, और ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ये भी कारोबार के लिए है। वहां पर नौजवानों को कितनी शिक्षा दीक्षा मिलेगी मैं सब जानता हूं, आने वाला समय बताएगा और आप लोग भी देखेंगे। ये जो महर्षि योगी हैं और जो इनकी संस्था के लोग हैं, ये अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलिंग किए हैं, गरीबों की जमीनों को इन्होंने अवैध कब्जा किया है, हमारे पास इसके प्रमाण हैं। इन्होंने गरीबों की, दलित लोगों की जमीन को फ्रॉड तरीके से लिया है, इनके ऊपर सरकार ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 1 नंबर के चोर हैं ये। कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? अरे क्यों नहीं होगी? योगी जी मुख्यमंत्री कैसे होगी? अच्छा। जब योगी जी मुख्यमंत्री कैसे होगी? दलित की जमीन लिया है इन्होंने, एक भाई की जमीन लिखाई गई है, 3 भाई की कब्जा कर लिया। जाकर आप खंगालिए सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको भी इतिहास भूगोल पता लग जाएगा इनका क्या है। गरीबों की जमीन को लेकर इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग की, अधिकारियों को जमीन दिया, सारी चीजें, सारे साक्ष्य हैं। अभी आप नहीं है पत्रकारिता में, आपको पूरी जानकारी नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट जिस दिन निकाल लेंगी आपको भी सारी जानकारी हो जाएगी। अब इनके रामायण विश्वविद्यालय, इनके कारनामों के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं इनके सारे चाल चरित्र और चेहरे के बारे में जानता हूं। रही बात जहां तक युवाओं की, तो अयोध्या फैजाबाद के युवाओं का भविष्य प्रॉपर्टी डीलर, जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले नहीं बना पाएंगे। युवा अपना भविष्य खुद बनाएंगे, मेहनत से बनाएंगे, पढ़ लिख कर बनाएंगे, अच्छी संस्थानों में पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। अयोध्या फैजाबाद ने बहुत अच्छे लड़के दिए हैं। अयोध्या की धरती ने IAS भी दिया है, IPS भी दिया है, नेता भी दिया है, मंत्री भी दिया है, डॉक्टर भी दिया है। आज देश और दुनिया में बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पर अयोध्या के लड़के काम कर रहे हैं, उन पूरे अयोध्या के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। हर क्षेत्र में अयोध्या में काम किया है। हाँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार, कोटेदार नौजवानों का भविष्य नहीं बना सकते। मैं इसका विरोध करता हूं। बिल्कुल सर, जैसा कि मैं बात करना चाहूंगी राम मंदिर का। राम मंदिर भी बनके तैयारी हो जाएगी, अभी तो थोड़ा काम बचा हुआ कंस्ट्रक्शन का, लेकिन उसी के साथ अभी जो डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ या बीजेपी पार्टी आपके ऊपर हमला करती है कि कभी यह पार्टी पूछती थी राम कहां है, और कभी उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, तो आज वो राम राम क्यों कर रहे हैं? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए ऐसा है जी, आपका सवाल पूरी तरह गलत है। एक बाइट ऐसा दिखा दिया इसमें समाजवादी पार्टी किसी नेता ने कहा राम कहां है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, राम कड़कड़ में है, राम हर जगह व्याप्त हैं, और हमें राम के पूजा के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सामने सिर झुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब हमारा मन होगा, जब हमारी इच्छा होगी, जब हमारी श्रद्धा होगी, तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, उनके सामने शीश झुकाएंगे। और हमारे घर में खुद है मंदिर है, हमारे घर में आप गेट से घुसिए, मंदिर आपको दिखाई पड़ेगा। पहले
हम डेली जो है बजरंग बली के सामने माँ दुर्गा भगवती और प्रभु श्री राम माता जानकी के सामने अगरबत्ती सुलगाते हैं, हमारी घर में भोग लगता है डेली सुबह शाम उनको जी। तो हमें भारतीय जनता पार्टी से पूजा करने की संस्कृति प्रवृत्ति और दर्शन पूजन की कला ने आदर्श नहीं सीखना। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे लिए वो राजनीति का विषय नहीं है। वो राजनीति का विषय भाजपा के लिए है कि अगर ये 24 घंटा राम राम ना करें तो इनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी, पूरे प्रदेश को ठग लिया, देश को ठग लिया। नौजवान बेरोजगार, किसान बेरोजगार, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में राजनीति करके वोट लेते हैं। किसी नेता का काम क्या होता है? सड़क, बिजली, पानी, विकास, देश को सुरक्षित करना, देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना। कहां है भाजपा के नेता? पहले भाजपा के नेता डायलॉग मारते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश गिरता है। आज सबसे खराब स्थिति में रुपया है। आज भाजपा के नेता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आज क्यों नहीं बताते देश गिर रहा, उठ रहा है? खाली धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में आप देश को गुमराह करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग, हम इनके बेवकूफी में फंसने वाले नहीं हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि कंस्ट्रक्शन कहाँ है, विकास कहाँ है, अयोध्या पूरे देश को आजादी हुए पिछले 70 साल हो गए हैं। इस गवर्नमेंट को आए हुए 10 से 15 साल हुए हैं। इसमें अभी हमने देखा है कि राम मंदिर बनके तैयार है। युवा बार बार कह रहे हैं कि किसी चीज को बदलने में वक्त लगता है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, अगर वो 15 सालों में हो रहा है तो कुछ वक्त लेगा? या जरा बता दीजिए कि जी। चलिए ठीक है, आप बता रही हैं 10 साल में राम मंदिर बन गया। राम मंदिर रोजगार देगा? सर वो तो कहते हैं राम मंदिर है तो ठीक है। जिनको रोजगार मिल रहा है उनको मुबारक हो। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए योगी जी ने? कितने मेडिकल कॉलेज बनाया? जब कोरोना काल आया था तो मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, तो मेडिकल कॉलेज के दरवाजे खुल गए थे, डॉक्टरों के दरवाजे खुल गए थे। मैं किसी मंदिर का विरोधी नहीं हूं, मंदिर बना अच्छी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम सबका कल्याण करें, लेकिन केवल मंदिर से देश नहीं चलेगा जी। मंदिर अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। अस्पताल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए विकास के लिए, कल कारखाने चाहिए, फैक्ट्रियां चाहिए, रोजगार चाहिए। पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप भी सर्वे कर लीजिएगा, पत्रकारिता में आप हैं। पहले नौकरी परमानेंट मिलती थी। डॉक्टर पढ़ने के बाद, MBBS करने के बाद परमानेंट नौकरी पाते थे। बीटेक एमटेक करने के बाद लड़का परमानेंट इंजीनियर होता था। इसी फैजाबाद मेडिकल कॉलेज में जाकर देख लीजिए, MBBS करने के बाद 8वीं फेल आदमी आउटसोर्सिंग कंपनी बनाता है और उसके बाद संविदा पर नौकरी पाता है। नौकरी पाने के लिए कमीशन दो, उसके 1 साल रिन्यूअल कराने के बाद कमीशन दो। तो इस देश का दुर्भाग्य इससे बड़ा नहीं हो सकता कि MBBS, एमटेक, LLB, LLM, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बीटेक, एमटेक, BEd, M.Ed करने के बाद आज वो संविदा पर टहल रहा है मारा मारा। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और जिस देश के नौजवान हाथ में कटोरा लेके इस तरह टहलेंगे, वो देश कभी तरक्की और उन्नति नहीं कर सकता। तो क्या लगता है इस बार यूपी का उपचुनाव जीतने के बाद आपकी पार्टी क्या करने वाली है युवाओं के लिए? ये उपचुनाव से कोई सरकार नहीं बदलने जा रहा है जी। तो लोग आपको वोट क्यों दें अगर सरकार नहीं बदलने वाला है? अब हमने इसके पहले जितने विचार देने थे दे दिए। जो पूरा इसको सुन लेगा वो समझ जाएगा वोट क्यों देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखते हैं कि आखिर में क्या परिणाम होता है, उपचुनाव कौन जीतता है। और लगातार आपके बीच में मैं बनी रहूंगी। जैसा कि सर से बात हुआ, हमारी बात और काफी नेताओं से भी होगी और उनके भी व्यूज हम जानेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आंकड़े कहां तक सही है, परिणाम क्या होगा, उपचुनाव पे भाजपा भारी पड़ेगी या फिर से एक बार सपा ये हाथ मारेगी। इसी के साथ मैं सृष्टि त्रिपाठी, बने रहिए आप हमारे चैनल में। हम उपचुनाव की छोटी छोटी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कह रहा है विपक्ष, क्या कह रहा है पक्ष, इसी दोनों के तालमेल के साथ मैं आपके साथ सृष्टि त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करती हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।